Hello friends, I hope you all are doing good. My name is Arshpreet and today I am going to teach you about refraction at a spherical surface. In last videos we have learnt about refraction at plane surfaces. बट आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस हो उसके केस में रिफ्रैक्शन क्या होगी. जो आज मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगी यहाँ पर वो रहेगा फॉर कन्वेक्स मिरर प्लस फॉर रियल इमेज. मैंने आपको चैप्टर 9 पार्ट 1 में पढ़ाया था अबाउट कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर. सो दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज कन्वेक्स मिरर. एंड अगर इस मिरर के पीछे वाली साइड यहाँ पर इमेज बनेगी हमारे पास तो उस इमेज को हम क्या बोलते थे, रियल इमेज बोलते थे. एंड अगर इस इमेज के फ्रंट वाली साइड इमेज बन रही होती तो उसको हम बोलते थे वर्चुअल इमेज. जो आज मैं आपको डिराइव करवाऊंगी एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस. तो सरफेस कैसा लिया है मैंने, कन्वेक्स मिरर लिया है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर लिया है एंड इमेज कौन सी कंसिडर कर रही हूँ, रियल इमेज. जो ये डेरिवेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा दैट इज वैलिड फॉर द केस ऑफ कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज. और कन्वेक्स मिरर के केस में अगर वर्चुअल इमेज होगी तो भी हमारे पास सेम वही रिजल्ट रहेगा जो आज मैं डिराइव करूंगी. एंड अगर कनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज होगी, बिकॉज कनकेव मिरर के केस में कभी भी रियल इमेज नहीं बनती, तो कनकेव मिरर के केस में अगर वर्चुअल इमेज होगी तब भी हमारे पास सेम वही फॉर्मूला आएगा जो मैं आज डिराइव करवाऊंगी. बट आपको कंडीशन क्या याद रखनी है, दैट हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, from rarer to denser medium, from rarer to denser medium. जब भी हमारे पास ये कंडीशन फॉलो हो रही है दैट इज रेयर टू डेंसर मीडियम हम जा रहे हैं और कन्वेक्स मिरर है या कनकेव मिरर है, इमेज कैसी भी है रियल या वर्चुअल, तो आज जो मैं फॉर्मूला आपको डिराइव करवाऊंगी वो रिजल्ट आएगा. बट अगर हमारे पास केस आ जाए फ्रॉम डेंसर टू रेयरर का, ये आपको ध्यान से देखना है एग्जाम में, अगर केस आ जाए फ्रॉम डेंसर टू रेयरर का तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा. आई रिपीट, द फॉर्मूला विल चेंज. उसमें चेंज को कैसे याद रखना है आई विल बी टेलिंग यू. ठीक है, सो स्टार्टिंग फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर एंड द इमेज इज रियल. देखिए अब हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है दैट इज M डैश. इस स्फेरिकल मिरर पे कोई ऑब्जेक्ट O इसके सामने प्लेस किया गया है एंड दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो मैंने आपको बताया था इस ऑब्जेक्ट में से हमें एटलीस्ट 2 इंसिडेंट रेज को स्टडी करना पड़ेगा एंड वो रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर जाकर इंटरसेक्ट होंगी उसको हम बोलेंगे कि इमेज पॉइंट है वो, राइट. सो फर्स्ट रे निकल रही है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के थ्रू. सो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब फर्स्ट रे निकलेगी एट पॉइंट P फॉल होगी तो आप देख सकते हैं ये मूव कर रही है फ्रॉम रेयरर टू द डेंसर मीडियम. एंड व्हेनेवर अ रे ऑफ लाइट passes from a rarer to denser medium, it always bend towards the normal. And spherical mirrors के केस में normal कैसे ड्रॉ करते थे ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि अगर किसी भी पॉइंट P से हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है so that should pass from point C and C was known as center of curvature. सो ये सारी टर्म्स के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस, ये सब अगर आपको नहीं क्लियर है तो आपको वॉच करनी पड़ेगी मेरी चैप्टर 9 पार्ट 1 की वीडियो. उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी दी थी अबाउट दीज टर्म्स. सो द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो कमिंग बैक टू दिस, सो सी से जो लाइन पास होगी उसको हम बोलते थे नॉर्मल.
तो आप देख सकते हैं कि ये जो रे है ये बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो दिस PI is known as the refracted ray. Second incident ray हमारे पास ऑब्जेक्ट में से जो निकल रही है, this is going straight like this. That is along the principal axis. ये axis को हम क्या बोलते थे? Principal axis. तो at point this आप देखेंगे कि ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है एंड जो ये वाली रे है ये क्या हो रही है? इंटरसेक्ट हो रही है. एंड जहां पर ये दो रेज मीट होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, उसको हम बोलते हैं इमेज, विच इज डिनोटेड बाय आई. एंड मैंने आपको अच्छे से बताया था कि हमेशा इन टाइप के केसेस में, इन टाइप के मिरर्स में हम सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर करते हैं? फ्रॉम द पोल विच इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. एंड यहाँ पर मैंने इस डायग्राम में उसको किससे डिनोट किया है? फ्रॉम द P डैश. तो जब अगर मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखना है फ्रॉम P डैश तो मैं लिखूंगी U? नहीं, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली मैं उसको लिखूंगी माइनस ऑफ U. दिस इज नोन एज माइनस ऑफ यू. क्यों? बिकॉज इंसिडेंट रे हमारी इस साइड जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देख रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमेशा अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट अगर हम चलते हैं तो हमेशा एक नेगेटिव का साइन आता है. ठीक है. सो अब हम चलते हैं इमेज के डिस्टेंस पे. इमेज के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं बाय V. एंड आप देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे वाली डायरेक्शन में ही है हमारे पास, तो इसका डिस्टेंस हम लेंगे पॉजिटिव. एंड R इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो टेकन एज टू बी पॉजिटिव. राइट. सो अब हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी. उसके बाद लेट अस टेक 3 एंगल्स, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. 3 एंगल्स कौन कौन से हैं? दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा. अब हम क्या करेंगे? अब हम यूज करने जा रहे हैं एक थ्योरम जो मैंने आपको पहले भी यूज करवाई थी, जब मैंने आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करवाया था. थ्योरम कौन सी थी वो? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. सो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमारे पास क्या है? सपोज अगर ये 3 एंगल्स हैं X, Y एंड Z. So Z is basically the exterior angle to this triangle. So Z is equals to the sum of X and Y. That is 2 opposite interior angles. So this is according to the exterior angle theorem. आज हम इसका use करेंगे. So using the exterior angle theorem in the triangle POC. ट्राइंगल POC. तो ट्राइंगल POC को यूज करके आप देख सकते हैं I इज द एक्सटीरियर एंगल. सो I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा. नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग द ट्राइंगल PCI. PCI ट्राइंगल देखिए कौन सी है? PCI. सो PCI ट्राइंगल में हमारे पास एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ध्यान से देखकर बताइए. एक्सटीरियर एंगल इसमें है हमारे पास बीटा. PCI इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स R एंड गामा एंड द एक्सटीरियर एंगल इज बीटा. सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा इज इक्वल्स टू R प्लस गामा. यहाँ से आप R फाइंड कर लीजिए. R इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन के रिलेटेड कोई भी डेरिवेशन तो उसमें हम स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे. स्नेल्स लॉ अब हम अप्लाई करने वाले हैं एट द पॉइंट P. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, हमारे पास 2 मीडियम है. वन इज द एयर एंड द सेकेंड इज द ग्लास स्लैब. ये बेसिकली स्फेरिकल ग्लास शेप का एक स्लैब काटा गया है. ये इसकी बाउंड्री है. राइट. सो फर्स्ट मीडियम इज एयर, दैट इज N1. तो हम जब स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो इट विल बी N1 इंटू साइन ऑफ I, या आप लिख सकते हैं N ऑफ A इंटू साइन ऑफ I इज इक्वल्स टू N ऑफ G इंटू साइन ऑफ R. राइट. यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? Na इंटू I इज इक्वल्स टू NG इंटू R. अब मैंने ये कैसे लिख दिया?
सिंपली साइन आई को रिप्लेस कर दिया है आई से। इसके बारे में मैंने आपको बताया था इन चैप्टर 9 फर्स्ट वीडियो दैट इन एंटायर रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स जो ये एंगल्स होते हैं आई आर, ये सब क्या होते हैं, वेरी स्मॉल एंगल्स, वेरी स्मॉल एंगल्स। तो इन केस ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स हम रिप्लेस कर देते हैं साइन ऑफ थीटा को थीटा से, tan ऑफ थीटा को थीटा से एंड cos ऑफ थीटा को थीटा से। सो यूजिंग दिस मैंने क्या कर दिया है, साइन ऑफ आई को रिप्लेस कर दिया है आई से। सो यहाँ पे आप यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड सब्सटीट्यूट करेंगे आई एंड आर की वैल्यूज। देखिए इस इक्वेशन में जब मैंने आई एंड आर की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करा तो मेरे पास बन गया एन ए इंटू आई, आई वॉज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू एन जी इंटू आर, एंड आर यहाँ पे क्या है, बीटा माइनस गामा। इसको ओपन कीजिए, एन ए अल्फा प्लस एन ए बीटा इज इक्वल्स टू एन जी बीटा माइनस एन जी गामा। ये बीटा बीटा टर्म्स को एक साइड ले आइए तो आपके पास क्या बन जाएगा, एन ए अल्फा प्लस एन जी गामा इज एन जी बीटा माइनस एन ए बीटा। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बीटा को कॉमन निकाल सकते हैं एंड आपके पास आ जाएगा एन जी माइनस एन ए एंड यहाँ पे आ जाएगा एन ए अल्फा प्लस एन जी गामा, राइट। अब देखिए आपको थोड़ा ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा जी ए, तो इसको मैं सिंपली 2 and 1 से डिनोट कर सकती हूँ। एयर को मैं मान लेती हूँ इट इज फर्स्ट मीडियम एंड मैंने ग्लास को मान लिया है सेकेंड मीडियम। यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है N1 एंड N2, वहाँ पर मैंने Na एंड Ng यूज कर लिया है, आप उसको N1 एंड N2 भी यूज कर सकते हैं। सो जब यहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे इसको, आप A एंड G के केसेस में भी रख सकते हैं बट इस तरह थोड़ा आपको ज्यादा सिंप्लीफाइड लगेगा, लाइक दिस। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, आपको वैल्यू डालनी है ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एंड यहां से आपको रिलेशन मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेगा बिटवीन यू वी एन एंड आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं यहाँ से डिराइव करने वाली हूँ। सिंपली आपको अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए हमारे पास tan ऑफ अल्फा की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं, अल्फा, अब ये वाला ट्राइंगल लेना है हमें, कौन सा ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ। अब ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इन फिगर PQ, ये बेसिकली क्या है, जैसे मैंने पिछली डेरिवेशंस में भी इसको ड्रॉ करा था मिरर इक्वेशन की डेरिवेशन में, तो ये क्या होता है, बेसिकली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पॉइंट P टू द पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस विच इज पॉइंट Q। सो जो ये डिस्टेंस होता है ना P-Q, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस और यू कैन से दिस इज अ नेग्लिजिबल डिस्टेंस। हम Q टू C की वैल्यू को भी R ही लिखते हैं, जबकि आप बोल सकते हैं दैट P' टू C की वैल्यू R थी, बट मैं बोल रही हूँ दैट P' टू Q इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज हेंस negligible, so we can write QC is equals to R. Similarly we can write QI is equals to V and QO is equals to माइनस ऑफ यू। सो जब हम tan ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो tan ऑफ अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ जाएगा, PQ एंड बेस आ जाएगा माइनस ऑफ यू। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने साइन कन्वेंशन को साथ में लेकर चलना है। देखिए जो u डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इसीलिए हमने यहाँ पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा लिया है। सो tan ऑफ अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, PQ अपॉन माइनस ऑफ यू, PQ अपॉन माइनस ऑफ यू। सिमिलरली tan ऑफ बीटा के लिए हम कौन सी ट्राइंगल देंगे, दैट इज PQC। सो tan ऑफ बीटा इज PQ अपॉन R। ट्राइंगल हमने ली है PQC, PQ अपॉन R। जब हम ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं PIQ, तो इसमें tan ऑफ गामा हो जाएगा PQ अपॉन
v। सो सिंपली हम रिप्लेस कर सकते हैं tan ऑफ अल्फा को अल्फा से, tan ऑफ बीटा को बीटा से एंड tan ऑफ गामा को गामा से, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि रे ऑप्टिक्स में हम रिप्लेस कर सकते हैं tan ऑफ अल्फा tan ऑफ थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो एंगल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। सो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई अल्फा की पी क्यू बाय माइनस यू, बीटा की पी क्यू बाय आर एंड गामा की पी क्यू बाय वी। सो वी विल बी गेटिंग n1 इंटू अल्फा की वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो पी क्यू बाय माइनस ऑफ यू प्लस n2 पी क्यू बाय वी। इस अल्फा बीटा गामा को मैंने सिंपली इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट किया है, इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा की वैल्यू क्या फाइंड करी थी, पी क्यू बाय आर n2 माइनस n1। पी क्यू पी क्यू पी क्यू सारी साइड कॉमन था, कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा n1 माइनस यू प्लस n2 बाय v इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप CTM कर लीजिए, ये डायरेक्ट यूज होता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो जब आपको न्यूमेरिकल आएगा तो आप इतनी लंबी डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद होना चाहिए, तो इसलिए आप इसको CTM कर लीजिए, राइट। सो ये फॉर्मूला हमारे पास आया जब हमने केस लिया है दैट रिफ्रैक्शन is occurring on a spherical surface from rarer to denser medium, rarer to denser medium। So यही फॉर्मूला था जो मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रही थी कि कन्वेक्स मिरर के केस में जब भी हमारे पास इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। जब भी कनकेव मिरर के केस में हमारे पास वर्चुअल इमेज है एंड रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो ये फॉर्मूला हमारे पास वैलिड है। सो यू इज द बेसिकली व्हाट डिस्टेंस, the distance from the pole to the object, that is the distance of the object, v is the distance of image from the pole, r is the distance of the center of curvature from the pole, n1 and n2 are respectively the refractive indexes of the medium 1 and medium 2। n1 यहाँ पर क्या है, एयर है, तो यहाँ पर आप सीधा n1 की वैल्यू को 1 भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, बट हमने इसको जनरल फॉर्म में रखा है। बट अगर आपके पास अब केस आ जाए कि अगर आपके पास रिफ्रैक्शन है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उसके केस में फॉर्मूला कैसे चेंज होगा, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास अगर कंडीशन आती है दैट रिफ्रैक्शन इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो उसके केस में हमने क्या करना है, सेम इसी फॉर्मूला में n1 की जगह लिखना है n2 को एंड n2 की जगह लिखना है n1 को। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा माइनस ऑफ n2 बाई यू प्लस ऑफ n1 बाई v इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2 बाई r। ये आप खुद डिराइव करके देखेंगे फॉर द केस ऑफ डेंसर टू रेयर मीडियम। उसमें बेसिकली फर्क कहाँ पे आता है, हमारे पास ये जो r की वैल्यू है उसमें फर्क आएगा, एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा जिसकी वजह से हमारे पास ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एंड वहां पर हमारे पास क्या रहता है, देखिए ना, उसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो ये वाली सारी साइड, ये जो ग्लास स्लैब है अब वो इस साइड आ चुकी है और ये हमारे पास रेयर मीडियम उस साइड जा चुका है। तो उसके केस में सेम यही फॉर्मूला में क्या चेंज करेंगे, हम n1 की जगह रिप्लेस कर देंगे n2 को। अब हम जल्दी से करते हैं एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला विच इज रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं ये न्यूमेरिकल। देखिए, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास सरफेस। n की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1.5 एंड r की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द लाइट सोर्स इज एट 1 मीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस। ये सिमिलर है जिसका हमने फॉर्मूला डिराइव करा था। देखिए, ये हमारे पास था कन्वेक्स मिरर, यहां पर आपको क्या दिया गया है, दैट लाइट फॉल कर रही है फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन एयर, मतलब यहां पर कोई पॉइंट सोर्स था जिससे लाइट फॉल कर रही थी। सिमिलरली डायग्राम जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया था सेम वही बनेगा। देखिए, उसके बाद हमारे पास दिया गया है कि n की वैल्यू है 1.5, ये जो ग्लास स्लैब है उसके n की वैल्यू यानी कि n2 की वैल्यू आपको दी गई है 1.5 एंड n1 जो एयर होता है उसकी वैल्यू आपको पता है क्या रहती है 1। r की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। r कौन सा डिस्टेंस होता है,
पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, ये दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एंड पूछा गया है कि कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज कैसी बन रही थी यहाँ पर, इस सरफेस से हमारे पास ये हमने ड्रॉ किया था नॉर्मल, एंड यहाँ पर हो रही थी रिफ्रैक्शन, एंड यहाँ पर बन रही थी इमेज। दिस डिस्टेंस वाज v, दिस वाज u। हमने फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, v की। अब एक तो वे है कि आप फुली डिराइव कीजिए जो मैंने आपको करवाया है, या फिर आपको अगर सीधा फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लिखिए और उसमें वैल्यूज को डाल दीजिए। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वाज माइनस ऑफ n1u प्लस ऑफ n2v इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। देखिए n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, u की वैल्यू हमें क्या दी गई है, दैट सोर्स इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर्स। मीटर्स को जब हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, बिकॉज आर की वैल्यू हमें सेंटीमीटर्स में दी गई है, तो सारा कुछ हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 सेंटीमीटर, प्लस n2 की वैल्यू क्या है 1.5 बाई v इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1, यानी कि 1.5 माइनस 1 बाई r विच इज 20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू को फाइंड करना है आपको, सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी 100 सेंटीमीटर्स। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखिए अगर तो आप ऐसे फाइंड करेंगे तो आपका आंसर v इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सोर्स दिया हुआ है 1 मीटर डिस्टेंस पर, तो आपकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं यूज कर लेनी है 1 मीटर, उसके साथ आपको पता है कि सोर्स हमेशा किस साइड होता है, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस नेगेटिव साइन को आपको नहीं भूलना है, बिकॉज अगर आप ये नेगेटिव साइन को भूल जाएंगे तो आपके पास आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अगर आप ये नेगेटिव साइन को कंसिडर कर रहे हैं तो आपके पास आंसर आएगा दैट v, दैट इज द इमेज डिस्टेंस, इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। अभी तक हमने स्टडी क्या करा था, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी स्टडिंग अबाउट रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल, दैट इज IVIS।